आज जिस विषय पर हमें बात करनी है वह है संस्मरण की अवधारणा और हिंदी में संस्मरण लेखन। संस्मरणों के संबंध में पहली बात जो जानने की है वह यह है कि संस्मरण बीते हुए के संबंध में वर्तमान में लिखी जाने वाली एक विधा है, लेकिन यह वह विधा है जो आत्मकथा नहीं है और न ही जीवनी। तो संस्मरण क्या है? संस्मरण की कुछ परिभाषाएं हैं, संस्मरण के बारे में लोगों ने लिखा है, उस पर एक नज़र डाल लेना अनुचित नहीं होगा। कांति कुमार जैन, जो कि हिंदी के सबसे प्रसिद्ध संस्मरण लेखकों में से एक हैं, उन्होंने लिखा है, संस्मरण में भले ही व्यक्तियों, घटनाओं और दृश्यों का चित्रांकन लेखक का मनोवांछित होता हो, किंतु वह स्वयं को चित्र में लाए बिना अपने गंतव्य तक पहुंच नहीं सकता। संस्मरण उस व्यक्ति, घटना या दृश्य का लिखा ही नहीं जा सकता जिसके साथ लेखक का व्यक्तिगत संबंध न रहा हो। संस्मरण लेखक व्यक्ति, घटना या परिवेश के विगत अर्जित अनुभव चित्रों को स्मरण के माध्यम से पुनर्जीवित करता है। यह स्मरण उसकी अपनी प्रतिक्रिया से संबद्ध होता है। संस्मरण एक प्रकार से अंतरक्रियात्मक साहित्य विधा है जिसमें लेखक संस्मृत के साथ बराबर छाया तप रचता चलता है। जैसा कि हम जानते हैं, संस्मरण हो, डायरी हो, रेखाचित्र हो, ये तमाम जो कथेतर विधाएं हैं, इनकी एक विशेषता है अंतरक्रिया, विधाओं की आपसी अंतरक्रिया या विधाओं की आवाजाही, यानी एक विधा की विशेषताएं किसी दूसरी विधा में मिलने लगना या किसी एक विधा के गुण दूसरी विधा में भी मिलने लगना। तो संस्मरणों के साथ भी ऐसा होता है कभी कभी, कहीं कहीं। जैसा हम कह चुके हैं कि ये जीवनी और आत्मकथा नहीं होते, लेकिन आत्मकथा जैसे अंश भी संस्मरणों में मिलते हैं, तो जीवनी जैसी बातें भी संस्मरणों में मिलती है। यात्राओं की यात्रा वृत्तांत नहीं है संस्मरण, लेकिन यात्राओं के किस्से भी संस्मरणों में अक्सर पढ़ने को मिलते हैं। अरुण प्रकाश, जिन्होंने गद्य की पहचान जैसी पुस्तक लिखी है और जिसमें उन्होंने इन तमाम विधाओं के संबंध में खास तरह से इन विधाओं को हिंदी के संदर्भ में व्याख्यायित करने की कोशिश की है, उन्होंने संस्मरण की परिभाषा दी है, संस्मरण अतीत के खास क्षणों, महत्वपूर्ण मोड़ों को फिर से जीवित करने की कोशिश होती है। कई बार संस्मरण लिखते समय अतीत की साधारणता भी महत्वपूर्ण लगने लगती है। आत्मकथा में निजी जीवन के दस्तावेजीकरण की कोशिश होती है, तो संस्मरण में दस्तावेजी शुष्कता के बजाय भावना अधिक सक्रिय हो उठती है। इसलिए अतीत के मुलाकाती परिजन, घटनाएं अधिक आत्मीयता से प्रस्तुत हो पाते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि संस्मरण सत्य का आभास कैसे उत्पन्न करते हैं। इसका उत्तर रचना पद्धति से मिलता है। संस्मरण की प्रस्तुति ही कथात्मक होती है, यानी कहानी, उपन्यास के गुण कहीं कहीं संस्मरणों में आ ही जाते हैं। लिहाजा उनमें कथानक, चरित्र, वातावरण, विवरण, संवाद, थीम और क्रम विभाजन भी होते हैं। जैसे कथाकार काल्पनिक को इन्हीं उपकरणों के जरिए विश्वसनीय बनाता है, वैसे ही संस्मरण लेखक भी इन्हीं उपकरणों को आजमाता है और झूठी स्मृति को भी सत्य का विश्वसनीय बना देता है। अरुण प्रकाश जी ने इसी संबंध में लिखा है, वैसे ही संस्मरण लेखक भी इन्हीं उपकरणों को आजमाता है और झूठी स्मृति को भी सत्य का विश्वसनीय जामा पहना दे सकता है। अब एक और बात है, संस्मरण क्या इतनी तरल विधा है कि यदि अपने बारे में कोई संस्मरण लिखेगा तो आत्मकथा जैसा लिखेगा, दूसरे के संबंध में लिखेगा तो रेखाचित्र या निबंध जैसा लगेगा, और अगर वो जगहों, यात्राओं के संबंध में लिखा जाए तो यात्रा वृत्तांत या यात्रा आख्यान बन जाएगा। हाँ, कई बार इतनी तरल विधा संस्मरण हो जाती है, लेकिन जो असल बात, जो संस्मरण के असल गुण हैं, वो ईमानदारी के साथ साथ रोचकता और प्रवाहमान होना संस्मरण की सबसे बड़ी विशेषता है, जिसे हम तरलता भी कह सकते हैं। अब यहाँ हिंदी साहित्य के इतिहास को यदि उलट कर देखें
खोजें, मालूम करें कि संस्मरणों की शुरुआत कहाँ से होती है, तो सबसे संस्मरणों की शुरुआत के संबंध में भी कहा जा सकता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के समय में अनेक संस्मरण छिटपुट देखने को मिलते हैं। लेकिन ठीक से व्यवस्थित संस्मरणों की शुरुआत हम सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन के साथ मानते हैं। सरस्वती पत्रिका में सबसे पहले राजकुमार खेमका, कृपानाथ मिश्र, राम नारायण मिश्र, भगवान दीन दुबे, रामेश्वरी नेहरू और श्रीमन नारायण जैसे लोगों के यात्रा मूलक संस्मरण छपे थे। इन्हीं के साथ विशाल भारत, सुधा और माधुरी जैसी पत्रिकाओं का भी योगदान हमें भूलना नहीं चाहिए, जिनमें आचार्य रामदेव, अमृतलाल चक्रवर्ती, बनारसीदास चतुर्वेदी, मंगलदेव शर्मा जैसे लोगों ने क्रमशः स्वामी श्रद्धानंद, बाल मुकुंद गुप्त, श्रीधर पाठक और पद्म सिंह शर्मा पर जीवनी परक संस्मरण लिखे। जो पहली किताब संस्मरणों के संबंध में हमें मिलती है, जिसे हम याद करते हैं, वह है पद्म सिंह शर्मा की किताब पद्मराग। ये रोचक और आकर्षक और दिलचस्प बात हो सकती है, रेखा चित्रों पर भी पहली किताब पद्म सिंह शर्मा की ही मिलती है। जो दूसरी अच्छी किताब इस विधा में हमें मिलती है, वह है चरित्र रेखा, जिसका प्रकाशन 1943 में हुआ था और जिसे लिखा था जनार्दन प्रसाद द्विज ने। 1946 में शांति प्रसाद द्विवेदी की किताब पंचचिन्ह, 1946 में ही वे दिन वे लोग शिवपूजन सहाय की किताब आई थी। बदंत आनंद कौशल्यायन की किताब जो भूल न सका 1946 में। 1947 में महादेवी जी की किताब स्मृति की रेखाएं। 1952 में बनारसी दास चतुर्वेदी की किताब संस्मरण आई। फिर मुझे कहना चाहिए कि संस्मरण किताब का शीर्षक रखने के पीछे बनारसी दास चतुर्वेदी का विशेष आग्रह था कि विधा के रूप में संस्मरण को मान्यता मिले। यह कारण नहीं है कि उन्होंने रेखा चित्र के नाम से भी एक किताब लिखी है, और इन दोनों किताबों में उन्होंने इन दोनों विधाओं के संबंध में भी कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं दी हैं। जैनेन्द्र कुमार, जो कि प्रेमचंद के समकालीन और उनके उत्तरवर्ती भी महत्वपूर्ण कथाकार हैं, उनका संस्मरणों की पुस्तक आई थी 1954 में, ये और वे। रामवृक्ष बेनीपुरी, जो कि कथेतर विधाओं के बड़े लेखक हैं, उनकी 3 पुस्तकें इन विधाओं में देखने को मिलती है। 1955 में मुझे याद है, मील के पत्थर 1956 में, जंजीरें और दीवारें 1957 में। उपेन्द्रनाथ अश्क, जिन्हें एक साथ हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं के पाठकों का प्यार मिला और जो कि हमारे देश के स्वातंत्र्योत्तर हिंदी में के सबसे बड़े लेखकों में से एक हैं और जिन्होंने अनेक विधाओं में लिखा। उनकी जो सबसे प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसे हिंदी की संभवतः पहली सबसे चर्चित संस्मरण पुस्तक माना जा सकता है, वह थी मंटो मेरा दुश्मन, जो कि 1956 में प्रकाशित हुई थी। 1959 में ज़्यादा अपनी कम पराई नाम की एक पुस्तक और मिलती है, जिसमें रेखाचित्र और संस्मरण दोनों का मिला जुला रूप हमें देखने को मिलता है। श्री राम शर्मा, जो कि शिकार कथाओं के लिए भी जाने जाते हैं, उनकी पुस्तक 1957 में वे जीते कैसे हैं आई थी। विष्णु प्रभाकर, उनकी अनेक पुस्तकें आई हैं। कुछ शब्द कुछ रेखाएं 1965 में, जाने अनजाने 1962 में, यादों की तीर्थ यात्रा 1981 में, सृजन के सेतु 1990 में। शिवपूजन सहाय की पुस्तक वे दिन वे लोग 1965 में आई थी। शांति प्रिय द्विवेदी की पुस्तक स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 में। महिलाओं को अगर याद करें, इस विधा में लिखने वाली कुछ महिलाओं को, तो उनमें एक बड़ा नाम आता है अनीता राकेश का, जो कि मोहन राकेश की जीवन संगिनी थी, जिन्होंने मोहन राकेश को याद करते हुए अनेक पुस्तकें लिखी। चंद सत्रें और एक दूसरी किताब थी चंद सत्रें और, जो कि 1975 में प्रकाशित हुई थी और अभी तक 2019 तक उनकी ये किताबें प्रकाशित होती रही। जो अंतिम किताब इस सीरीज में उनकी है, वो है अंतिम सत्रें। अपने जीवन संगी, अपने प्रिय लेखक को इतना लंबे समय तक याद करने वाली और उनके संबंध में संस्मरण लिखने वाली अनीता राकेश को इस विधा की एक महत्वपूर्ण लेखिका के रूप में हमेशा याद किया जाता रहेगा। अब नई शताब्दी के साथ फिर बात आती है कि
क्या नई शताब्दी में संस्मरणों ने कोई नया रूप लिया? क्या नई शताब्दी में संस्मरणों के लिए कोई खास जगह बन पाई हिंदी साहित्य की दुनिया में? क्या संस्मरणों के लिए वैसा ही भाव रहा जैसा पिछली शताब्दी में था? एक जो सबसे बड़ा फर्क हमें देखना समझना चाहिए वह नई शताब्दी के साथ आता है, और उस पर बात करने से पहले थोड़ा सा राजेंद्र यादव का उल्लेख करना आवश्यक है। जैसा कि हम जानते हैं, नई शताब्दी के साथ हिंदी गद्य ने नई करवट ली। यह सिलसिला थोड़ा पीछे से शुरू होता है, जब राजेंद्र यादव हंस में ढर्रे से हटकर संस्मरण और कथेतर लेखन के लिए जमीन तैयार कर रहे थे। उनकी अपनी पुस्तक जो संस्मरणों की पुस्तक थी वो भी इन्हीं दिनों में आई थी, जिसका शीर्षक था वे देवता नहीं है। एक किताब और उन्होंने आगे जाकर लिखी, अब वे वहां नहीं रहते, पत्रों की किताब थी। लेकिन जो संस्मरणात्मक आख्यान एक तरह से राजेंद्र जी ने रचे हैं वे उल्लेखनीय हैं, याद किए जाने योग्य हैं। समझने की बात यह है कि नई शताब्दी के इन वर्षों में संस्मरणों ने हिंदी में विक्टोरियन किस्म की नैतिकता का लबादा उतार फेंका, और इस लबादे को उतारने के बाद जिस तरह के संस्मरण हिंदी में आए वैसे पहले कभी नहीं थे। इस बात को थोड़ा सा और खोला जाए तो हम ये कह सकते हैं कि अपने समकालीनों पर, जीवित लोगों पर संस्मरण लिखने का चलन नई शताब्दी में ही आया। कुछ आगे इस संबंध में और बातें मैं करूँगा, लेकिन पहले अरुण प्रकाश, जिनकी पुस्तक गद्य की पहचान इन तमाम विधाओं के संबंध को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है, उनकी एक स्थापना है और उन्होंने लिखा है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा नामवर सिंह पर लिखे संस्मरण हक अदा न हुआ, ने ऐसा धूम मचाया कि एकदम से इस विधा की क्षमता का पुनर्प्रकटीकरण हुआ और संस्मरण की ओर कई रचनाकार मुड़े। काशीनाथ सिंह का इस तरफ सबसे पहले मुड़ना संगत ही माना जाना चाहिए। अरुण प्रकाश की इस बात को ध्यान में रखते हुए हम कहें तो ये कह सकते हैं कि नई शताब्दी में नामवर सिंह के बहाने विश्वनाथ त्रिपाठी के लेखन के साथ संस्मरणों की नई शुरुआत होती है। विश्वनाथ त्रिपाठी का यह संस्मरण नामवर जी की षष्ठी पूर्ति पर लिखा गया था। 1986-87 में यह किसी पत्रिका में आया था, लेकिन इसे पुस्तक में आने में 25 बरस और लगे और अभी कुछ अरसा पहले उनकी पुस्तक में इसका प्रकाशन हुआ। पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में संस्मरणों की जो कुछ किताबें आईं उनका उल्लेख करना आवश्यक है, जिनमें दूधनाथ सिंह की किताब लौट आ उधार सबसे महत्वपूर्ण है। कृष्णा सोपती की किताब हम हशमत भी याद की जानी चाहिए, जिन्होंने अपने संस्मरणों से पाठकों को ये बता दिया था कि संस्मरणों में कितनी और कैसी कैसी संभावनाएं हो सकती हैं। राजेंद्र यादव, जिनका उल्लेख मैं पहले कर रहा था, राजेंद्र यादव का फिर से जिक्र करना जरूरी है। राजेंद्र जी ने लिखा है अपनी किताब वे देवता नहीं है की भूमिका में, वो संस्मरणों के उस लाचार आदमी का प्रतिवाद कहते हैं जो दिवंगत हो चुका है और कहना चाहता है। राजेंद्र जी की भाषा ही है ये, अबे उल्लू के पट्ठों, ये सब क्या बकवास किए जा रहे हो। मैं वह सब बिल्कुल नहीं था जिसे सिद्ध करने के लिए तुम खून पसीना एक कर रहे हो। मैं भी तुम्हारी ही तरह हाड़ मांस का इंसान था। असल में इस बात को समझना चाहिए, राजेंद्र जी गाली नहीं दे रहे हैं, राजेंद्र जी कोई कोसना नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजेंद्र जी असल में साहित्य को शुचितावाद और श्रद्धेय बना देने के विरोध में खड़े हुए हैं। और ध्यान दीजिए, यह विरोध अंततः मनुष्य धर्मी है, समता मूलक है। जब संस्मरण लिखे जाएंगे और पता चलेगा कि अमुक महान आदमी भी मेरी तरह ही था, साधारण मनुष्य ही था, वह भी किताब चुराता था या बीड़ी पीता था, तो इससे उसके देवत्व की मूर्ति टूटेगी। और इसीलिए राजेंद्र जी ने अपनी किताब का शीर्षक वे देवता नहीं है रखा था। हर तरह की गैर बराबरी को मिटाना साहित्य का धर्म है, और हमारा समाज जो कि तरह तरह की गैर बराबरी से बुरी तरह से पीड़ित है, उस समाज में ऐसे संस्मरणों की और ऐसी बराबरी की कितनी ज़रूरत है, कहने की ज़रूरत नहीं। अब हम कुछ ऐसे रचनाकारों की चर्चा करेंगे जिन्हें इस विधा के शीर्ष रचनाकार के रूप में हम याद कर सकते हैं। कांति कुमार जैन सबसे पहले उनका जिक्र होना चाहिए, जिनके संस्मरणों ने हिंदी में
नई नई तरह का उत्साह पैदा किया और जिन्होंने अपने जीवन के उत्तरार्ध में संस्मरण लिखना शुरू किया था, जिनका पूरा जीवन भाषा विज्ञान, भाषा के संबंध में और लोक साहित्य के संबंध में आराधना करते हुए बीता था, लेकिन जिन्हें हिंदी के साधारण पाठक नहीं जानते थे, लेकिन संस्मरण लिखने के साथ साथ जिन्हें हिंदी के हजारों पाठकों ने पसंद किया और संस्मरणों में पाठकों की दिलचस्पी घनघोर ढंग से पैदा हुई। उनकी किताबें थी, 2002 में प्रकाशित हुई थी लौट कर आना नहीं होगा, 2004 में तुम्हारा परसाई, जो कि उन्होंने हरिशंकर परसाई पर पूरी एक पुस्तक संस्मरणों की लिखी थी। 2006 में उनकी पुस्तक आई थी जो कहूँगा सच कहूँगा। 2007 में एक और उन्होंने संस्मरणों की पुस्तक लिखी, अब तो बात फैल गई। मीरा की पंक्ति को लेकर उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि अब कोई बात छिपने वाली नहीं है, ये नया ज़माना है, ये नया दौर है, जहाँ संचार के नई नई तरह के साधन आ चुके हैं, वहाँ साहित्य की बंद दुनिया को भी खुल जाना चाहिए। 2010 में उन्होंने अपने आत्मकथात्मक संस्मरण लिखे, बैकुंठपुर में बचपन। तो असल में हमें श्रेय देना चाहिए कांति कुमार जैन को, जिन्होंने हाशिए पर पड़ी हुई एक विधा को साहित्य की तमाम हलचलों के बीच रख दिया। रविंद्र कालिया की किताब गालिब छुटी शराब, जो कि 2000 में प्रकाशित हुई थी, उसे भी पाठकों ने बहुत अधिक सराहना की उस किताब की। और उस हिंदी में ऐसा कभी कभी होता है कि कोई किताब छप जाए, उसके बाद उस किताब के अंश अखबारों में छपें, नियमित छपें, निरंतर छपें, ऐसा संभव गालिब छुटी शराब ने किया था। एक और लेखक हैं जिनको हमें यहाँ याद करना आवश्यक है और जिनके संबंध में ये कह सकते हैं कि बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि जिनकी वजह से हिंदी में कथेतर का पूरा नया दौर शुरू हुआ। वे लेखक हैं काशीनाथ सिंह। उनकी किताबें यहाँ याद आती हैं। 1992 में उनकी संस्मरणों की पहली पुस्तक छपी थी, याद हो कि न याद हो, जिसमें उन्होंने अपने गुरु और हिंदी के प्रसिद्ध लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी पर लिखा, त्रिलोचन पर लिखा, अपने भाई पर लिखा और अनेक लोगों पर लिखा। 2002 में उनका एक उपन्यास आया जिसका शीर्षक था काशी का 80। अभी तक हिंदी में इस बात पर बहस की जाती है कि वो उपन्यास है या संस्मरण, रिपोर्टाज है या कथा रिपोर्टाज, कहानी है या रेखाचित्र। विधाओं का ऐसा सम्मिश्रण सबसे पहली बार सबसे अधिक विश्वसनीय और पाठक प्रिय ढंग से काशी का 80 में आया। आछे दिन पाछे गए उनके एक और किताब है जो कि संस्मरणों की किताब है, 2004 में जो प्रकाशित हुई थी। 2007 में उनकी संस्मरणों की एक किताब आई जो उन्होंने अपने भाई पर लिखी है, जिसका शीर्षक था घर का जोगी जोगड़ा। काशीनाथ सिंह को निस्संदेह यह श्रेय मिलेगा कि उन्होंने अपने लेखन के पुरलुत्फ अंदाज से पाठकों को इस विधा से जोड़ने का असाधारण काम किया। अकारण नहीं है कि काशी का 80 जैसी किताब, जिसके अब तक हिंदी में 10 से ज़्यादा संस्करण हो चुके हैं, और उनकी दूसरी जो घर का जोगी जोगड़ा और याद हो कि न याद हो के भी अनेक संस्करण हो चुके हैं। असल में ये किताबें हमारे हिंदी साहित्य के लिए एक ऐसा काम करती है जो काम यदा कदा हो पाता है, और वह काम है गंभीर साहित्य को साधारण पाठकों के मध्य लोकप्रिय करना। ध्यान दीजिए कि इस काम से साहित्य असल अर्थों में लोकतांत्रिक होता है। विश्वनाथ त्रिपाठी की किताब नंगा तलाई का गांव 2004 में आई थी, जो कि उनके आत्मकथात्मक संस्मरण है। अपने गांव और अपने परिवेश पर उन्होंने लिखा है। अखिलेश, जो कि हिंदी के जाने माने कहानीकार और तद्भव जैसी पत्रिका के संपादक हैं, उनकी किताब 2001 में प्रकाशित हुई थी, वह जो यथार्थ था। 2002 में मनोहर श्याम जोशी की किताब आई थी, लखनऊ मेरा लखनऊ। मनोहर श्याम जोशी ने इस विधा में और भी किताबें लिखी हैं, लेकिन हमें 2 लेखकों को यहाँ याद कर लेना चाहिए, जो हैं विष्णुचंद्र शर्मा, जिन्होंने संस्मरणों की अनेक किताबें लिखी। और विष्णुचंद्र शर्मा खरी खरी कहने वाले संस्मरणकार हैं, जो किसी बात के लिए लिहाज नहीं करते, सच कहने में जिनका पक्का भरोसा है।
विद्यासागर नौटियाल जो कि मूलतः कहानीकार उपन्यासकार हैं, जिनके संस्मरणों की किताब मोहन गाता जाएगा हिंदी की सबसे अच्छी पुस्तकों में मानी जाएगी संस्मरण विधा में। हम एक लेखक को और याद करें जो कि अपनी कहन में सबसे भिन्न है और जिनको वैष्णव उदारता के लिए संस्मरणों की दुनिया में याद किया जा सकता है, वे लेखक हैं अजित कुमार। अपनी कहन में भिन्न और उदारता, वैष्णव उदारता का उल्लेख मैं इसीलिए करता हूँ कि वे निंदा या सनसनीखेज घटनाओं के लिए संस्मरणों का चुनाव नहीं करते। उनके यहाँ संस्मरणों की दूसरी ही दुनिया दिखाई देती है, जिसमें व्यतीत संसार का हार्दिक मनोरम चित्रण इस विश्वास और आशा के साथ मिलता है कि सुंदर की कामना निरर्थक नहीं है। अजित कुमार के संस्मरणों की इस दुनिया में भी साहित्य के शीर्ष लोगों के चित्र हैं, लेकिन यहाँ कहने का उत्साह ठीक उस चौंध की तरह नहीं है जैसा कांति कुमार जैन के यहाँ दिखाई देता है। संस्मरणकार अजित कुमार यहाँ आत्मविवेचना और आत्मालोचन भी करते हैं, तो कई बार अजित जी के ये संस्मरण अपने क्षेत्र के सांस्कृतिक इतिहास जैसे बनते हुए दिखाई देते हैं। उनके संस्मरणों की पुस्तकें 2 शताब्दियों में फैली हुई हैं, मतलब पिछली शताब्दी और इस शताब्दी। दूर वन में निकट मन में, ये 2 पुस्तकें उनकी पिछली शताब्दी के अंतिम वर्षों में आई थी और इस नई शताब्दी में उनके संस्मरणों की 3 पुस्तकें आई, अंधेरे में जुगनू, जिनके संग जिया वे सूरतें। अजित जी के संस्मरण हमेशा अपनी उदारता के लिए याद किए जाते रहेंगे। कृष्णा सोबती, जिनका उल्लेख पहले हो चुका है, उनकी पुस्तक हम हशमत 3 खंड उसके प्रकाशित हुए। 1977 में पहला खंड आया, 1998 में दूसरा और नई शताब्दी में 2012 में तीसरा। स्त्रियों की दुनिया में, या ये कहें स्त्री लेखन की दुनिया में, कृष्णा जी संस्मरण लेखन में सबसे ऊपर हैं। मृदुला गर्ग के संस्मरण और ममता कालिया के संस्मरण भी इस प्रसंग में याद आते हैं। रविंद्र कालिया की पुस्तक सृजन के सहयात्री भी इस प्रसंग में याद आती है, जिसमें उन्होंने अपने समकालीनों के संबंध में अनेक संस्मरण लिखे हैं। चर्चा के अंत में 3-4 श्रेणियों में इन संस्मरणों की पुस्तकों को और बांटकर देख लेना चाहिए। जो ऊपर हमने जिन संस्मरण पुस्तकों की, जिन संस्मरण लेखकों की चर्चा की है, उनके इतर भी, उनके अलावा भी संस्मरणों और संस्मरणों से संबंधित सैकड़ों पुस्तकें नए दौर में लिखी गई हैं। नए दौर से मेरा आशय है भूमंडलीकरण के बाद, यानी कि 1990 से लगाकर 2020 तक ऐसी हमें सैकड़ों किताबें मिलती है, जिन्हें मैं किसी तरह से अगर मैं बांट कर देखूं या जिनको किसी तरह से श्रेणीबद्धता करने की कोशिश करूं, तो सबसे पहले व्यक्तियों पर लिखे गए संस्मरण, जो जिनमें हमने अभी दूधनाथ सिंह, रविंद्र कालिया और काशीनाथ सिंह की चर्चा की, उस श्रेणी में हमें और ऐसी किताबें, अनेक किताबें मिलती हैं जिनमें गोपाल दास, जो कि आकाशवाणी के पुराने अधिकारी थे, जिन्होंने बहुत अच्छे संस्मरण लिखे और जिनके संस्मरणों में गांधी, सरदार पटेल से लगाकर हम उनके अपने निजी जीवन के प्रसंग तक शामिल हैं। कमला प्रसाद, जो कि प्रगतिशील लेखक संघ के महासचिव रहे, वसुधा जैसी पत्रिका के संपादक थे, जिन्होंने अपने अनेक समकालीनों के संस्मरण लिखे और जिनके संस्मरणों की पुस्तक उनके निधन के उपरांत उनके मित्र और संस्मरण लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी ने प्रकाशित करवाई। कुमार पंकज, जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और जिन्होंने कांति कुमार जैन की तरह चमकदार भाषा में, चुटीले अंदाज में और कहन की क्षिप्रता के साथ संस्मरण लिखे, उनके संस्मरणों को भी इस प्रसंग में याद किया जाना आवश्यक है। दूसरी श्रेणी में हम आत्मकथात्मक संस्मरणों को देखते हैं, जो कि जिनमें हमने जैसे विश्वनाथ त्रिपाठी की पुस्तक, जिसका हम अभी ऊपर जिक्र कर चुके हैं, नंगा तलाई का गांव, उसे देख सकते हैं। हम देख सकते हैं अखिलेश की किताब वह जो यथार्थ था। इस श्रेणी में ऐसी किताबों को हमें देखना चाहिए जो कि किन्हीं प्रसिद्ध व्यक्तियों, किन्हीं प्रसिद्ध विभूतियों पर लिखे हुए होने की बजाय किन्हीं जगहों या निजी प्रसंगों को लेकर लिखे गए संस्मरण हैं। इनमें राजस्थान के लेखक सत्यनारायण
की अनेक पुस्तकों को हम देख सकते हैं, तो हम विष्णुचंद्र शर्मा की पुस्तकों को भी देख सकते हैं और हम दूधनाथ सिंह और रविंद्र कालिया की भी कुछ किताबों को इस श्रेणी में देख सकते हैं। किसी एक प्रसिद्ध या कम प्रसिद्ध व्यक्ति के इर्द गिर्द लिखे गए संस्मरणों की पुस्तकें भी इस दौर में आईं। जैसे सुमन केशरी ने नामवर सिंह पर एक पुस्तक का संपादन किया, JNU में नामवर सिंह। इसी तरह से रामविलास शर्मा पर कुछ किताबें आई, लक्ष्मीचंद्र जैन पर किताब आई, राजस्थान के लेखक रघुनंदन त्रिवेदी पर एक किताब का संपादन सत्यनारायण ने किया। ये असल में इसे हम सामूहिक प्रयास के रूप में देखें, जहाँ किसी एक व्यक्ति या किसी एक प्रसिद्ध लेखक पर, किसी एक प्रसिद्ध विभूति पर अनेक लोगों ने मिलकर संस्मरण लिखे हैं और उन्हें एक जिल्द में हमने देखा पड़ा है। किसी एक जगह पर केंद्रित संस्मरणों की पुस्तकें भी इस दौर में हमें देखने को मिली। बलदेव वंशी ने एक अनूठी पुस्तक का संपादन किया था जिसका शीर्षक था दिल्ली टी हाउस। दिल्ली टी हाउस में आने वाले अनेक लोगों, जिनमें अजित कुमार, रामविलास शर्मा से लगाकर विष्णुचंद्र शर्मा और पंकज बिष्ट जैसे लोग शामिल थे, इन तमाम लोगों से उन्होंने इस विषय पर, दिल्ली टी हाउस पर लिखवाया और एक मोटी किताब का उन्होंने संपादन किया। अपने आप में अनूठी किताब दिल्ली टी हाउस याद की जाएगी। जगहों और शहरों पर केंद्रित संस्मरणों की पुस्तकें भी इस दौर में देखने को मिलती है, जिनमें 4-5 लोगों का विशेष रूप से उल्लेख किया जा सकता है। सबसे पहले वरिष्ठ आलोचक और पुरानी पीढ़ी की लेखिका निर्मला जैन की किताब जो उन्होंने दिल्ली पर लिखी थी, दिल्ली शहर पर एक किताब लिखी थी। इसके बाद इस किताब के बाद ममता कालिया की एक किताब आई, कितने शहरों में कितनी बार। रोचक बात ये थी कि ममता जी जिन शहरों में आजीविका के लिए या अपने काम के सिलसिले में रही, उन्होंने उन शहरों पर लिखा जिनमें इंदौर, इलाहाबाद और बम्बई जैसे शहर शामिल हैं। स्वयं प्रकाश की किताब जो कि 2019 में आई और जो कि बड़ी मकबूल हुई है, उस किताब का शीर्षक है धूप में नंगे पाँव। वहाँ अपनी इस किताब में स्वयं प्रकाश ने अनूठा प्रयोग ये किया है कि वे जब नौकरी के लिए अपने घर से निकले और पहली बार मुंबई गए, उसके बाद वे नौकरी के लिए, आजीविका के लिए जिन शहरों में रहे, उन शहरों के उन्होंने संस्मरण लिखे, मुंबई से चित्तौड़गढ़ तक। और स्वयं प्रकाश की उस पुस्तक की खास बात है कि उन्होंने अपनी कहानियों, संस्मरणों या रेखा चित्रों में आ गए प्रसंगों को इस पुस्तक में कहीं भी दोहराया नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने कहीं भी अपने लेखन की कोई आंशिक चर्चा भी भूल से भी नहीं आने दी है। इस लिहाज से अपने आप में अनूठी पुस्तक बन गई धूप में नंगे पाँव। एक और नाम यहाँ जिक्र किया जाना चाहिए, सुधीर विद्यार्थी का, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अनेक शहरों पर केंद्रित पुस्तकों का लेखन किया। और उनकी पुस्तकों की खास बात यह है कि वे ऐसे शहरों, कस्बों पर लिखी गई है जहां भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का क्रांतिकारी पक्ष किसी न किसी रूप में सक्रिय रहा था। तो एक तरह से भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन का दस्तावेजीकरण भी सुधीर विद्यार्थी ने किया है। अंत में हम कह सकते हैं कि हिंदी में कथेतर विधाओं में संस्मरण सबसे ज़्यादा रोचक और सबसे ज़्यादा पाठकों द्वारा पसंद की जाने वाली विधा है, क्योंकि पाठक को उसमें वह सब मिलता है जो कहानी, उपन्यास या कविता के सांचे में नहीं मिल सकता। हिंदी की यह विधा अभी आगे और अधिक प्रगति करेगी, इसमें और अधिक विविध रचनाएं देखने को मिलेगी, क्योंकि इसके लिए विधा का वैसा अनुशासन आवश्यक नहीं है जैसा कि कहानी या उपन्यास या कविता के लिए ज़रूरी है। यही कारण है कि लेखन से अतिरिक्त संबंध रखने वाले पढ़े लिखे लोग, चाहे वो इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, सामाजिक कार्यकर्ता हों, वे भी संस्मरण लिखने की हिम्मत करते हैं। तो संस्मरणों की इस समृद्ध दुनिया में पाठकों को तरह तरह की पुस्तकें देखने पढ़ने को मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। धन्यवाद।